सभी स्टूडेंट्स का मैं 12th के अपने इस सिलेबस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम मराठी में ये सभी सीख रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अगर हिंदी में पढ़ाऊँ तो सब तक मेरी बात पहुँच सकेगी, इसलिए आज से हम ये सभी चैप्टर्स हिंदी में सीखना शुरू करने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस आ चुका है और उस हिसाब से पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट है। सो फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पूरे सिलेबस का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, उस चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं अपना 12 का सिलेबस। आइए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट ये काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर की एक ख़ास बात यह है कि हमने 11th में गैस स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ा था और इसके बाद हम 12th में सॉलिड स्टेट नाम का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखनी है, जो समझनी है, वो है कि ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए अच्छे खासे मार्क्स का वेटेज है बोर्ड के सिलेबस में। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर के लिए। काफ़ी आसान चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट का फर्स्ट टॉपिक है और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन देखना है वो है व्हाट इज़ सॉलिड्स। सो सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनाइट शेप्स एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम? हमें ये देखना होगा, हमें ये सोचना होगा, हमें ये सीखना होगा दोस्तों कि डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपके पास समझिए कोई लिक्विड है, तो लिक्विड की एक खासियत होती है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। जैसे कि आप 1 लीटर, आपने अगर कोई 1 लीटर वाटर ले लिया या 1 लीटर मिल्क ले लिया, जैसे H2 आपने 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर H2O का मतलब होता है कि आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम है 1 लीटर। लेकिन अगर 1 लीटर H2O यानी वाटर आपका अगर किसी बीकर में है तो वो बीकर का शेप ले लेगा, अगर किसी ग्लास में है तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, और इसी तरह से कई सारी चीज़ें। इसका मतलब है कि लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। वेर एज आप गैस के बारे में सोचेंगे तो गैस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आप गैस किसी भी वेसल में या किसी भी साइज के पार्टिकल, किसी भी साइज़ के कंटेनर में डाल दे तो वो साइज़ ले लेता है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो आप एक सिलेंडर में आप 1 लीटर गैस भी भर सकते हैं, 15 लीटर गैस भी भर सकते हैं, 20 लीटर गैस भी भर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको ना तो डेफिनाइट शेप होता है ना तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है गैस को। ओके, सो इट मीन्स गैस डोंट हैव definite shape, liquid don't have definite volume only, they don't have definite shape. But in case of solids have definite shapes as well as definite shapes as well as definite volume. So this is the fundamental property of solids. Okay, सो आप सभी को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। तो काफ़ी आसान चीज़ है, काफ़ी आसान ये सब टॉपिक की कॉन्सेप्ट है। देखते हैं हम। सॉलिड स्टेट of matter is characterized by interparticular force of attraction. So what do you mean by interparticular force of attraction? हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि interparticular force of attraction क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, interparticular force of attraction का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है तो वो पार्टिकल से बनता है। जैसे ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, यहाँ पे तीसरा एटम हो गया, यहाँ पे चौथा एटम हो गया। तो ये सभी एटम जो होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो वो चीज़ सॉलिड कहलाती है। जब ये कम हो, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमीडिएट हो, तो इस चीज़ को हम लिक्विड कहते हैं। और ये जब बहुत ही ज़्यादा हो, यानी डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो दो एटम्स के बीच में, तो ये इसे हम गैसेस कहते हैं। तो एक बार वापस समझते हैं। अगर किसी दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम है, अगर किसी दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस अगर
कम है तो इसका मतलब है वो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास है, और अगर वो एक दूसरे के पास पास है तो वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया, अगर पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया तो उसे हम लिक्विड कहेंगे, और अगर पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया यानी निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा अगर दो पार्टिकल्स के बीच में, तो उसे हम गैसियस स्टेट कह के पुकारते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो है डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप्स एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। Then third property is they have smallest constant particle of most solids are atoms, ions और molecules। ये काफ़ी important property है, इसको समझते हैं। So they have atoms, interparticle, the smallest particle unit are atoms, ions और molecules। इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हमने कोई NaCl ले लिया, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें हम ले रहे हैं कि हमारे पास NaCl है, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, ओके। तो इस NaCl में हम सभी जानते हैं कि Na+ के कटायन होते हैं और Cl- के अनायन होते हैं। तो इन कटायंस में और अनायंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस वजह से दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, और ये एक दूसरे के पास आने की वजह से NaCl ये सॉलिड तैयार होता है जो हम हर रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो NaCl सॉलिड है जिसके फंडामेंटल पार्टिकल या जो बना है कटायन से और अनायन से। सो जब किसी सॉलिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट जो होते हैं वो कटायंस या अनायंस होते हैं तो उसे हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। उसी तरह से अगर किसी सॉलिड के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो एटम्स है तो हम उसे एटॉमिक सॉलिड कहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास डायमंड का एग्जांपल होता है। जैसे डायमंड में कार्बन 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 सभी तरफ कार्बन होते हैं और सभी कार्बन में बॉन्डिंग होती है, ओके। सो ये जो बॉन्डिंग होती है सभी कार्बन में, तो कार्बन के एटम एक दूसरे से जो बॉन्डिंग करते हैं इसमें कार्बन के एटम ये बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि डायमंड ले लीजिए आप या ग्रेफाइट ले लीजिए, तो उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स है कार्बन के एटम्स, ओके। और ये कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई आयन नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल है एटम्स। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, ये हो गया आपका एटॉमिक सॉलिड। और तीसरी चीज़ जो है मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड का एक बहुत ही ईजी और कॉमन एग्जांपल है जैसे कि H2O। हमारे पास कोई H2O का मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास कोई H2O का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन H2O यानी आइस, ओके। सो H2O का मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो H2O के मॉलिक्यूल की एक ख़ास बात है कि H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है किसी खास फोर्स से। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास H2O आ गया, ओके। आपके पास यहाँ पे एक H2O है और यहाँ पे दूसरा H2O है। तो ये दो H2O के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके वजह से ये सॉलिड के फॉर्म में हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो मॉलिक्यूल है, और इसके लिए हम आइस को मॉलिकुलर सॉलिड कह सकते हैं। सो ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि सॉलिड्स में एटॉमिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं, और ये इस वजह से होते हैं कि इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यानी वो जिस चीज़ से बनते हैं वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन लिक्विड एंड गैसेस। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर लिक्विड और गैसेस की हम कंपैरिजन करें, अगर हम सॉलिड्स के दो आइटम्स ले तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरमॉलिकुलर, इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। लिक्विड में ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैसेस में ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ सॉलिड्स। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स का ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट करना है तो एटम्स को आपको ब्रेक करना होता है, और एटम्स को आपको ब्रेक करने के लिए
आपको एटम्स को ब्रेक करने के लिए उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो बॉन्ड होता है उसे ब्रेक करना होता है। तो सॉलिड्स का बॉन्ड ब्रेक करने एटम ज़्यादा पास में रहते हैं तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, और इस वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट खासे हाई होते हैं। सो ये सभी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं। सो इस चैप्टर में हमें जो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़नी है वो सब पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। लेकिन अगर हम सॉलिड्स का अगर ऊपरी तौर पे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें तो सॉलिड्स के दो क्लास होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। सो ये डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में उनका अरेंजमेंट कैसा है उस बेसिस पे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर सॉलिड्स के जो पार्टिकल है वो बहुत ही रेगुलरली अरेंज है, जैसे कि एक सॉलिड का पार्टिकल यहाँ पे है, एक सॉलिड का पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, या पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, तो उनमें आपको एक रेगुलरिटी दिखेगी, एक आपको अरेंजमेंट दिखेगी। तो इसे आप रेगुलर अरेंजमेंट या पीरियोडिसिटी कह सकते हैं। और कुछ केसेस में सॉलिड के पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल आपका यहाँ आ गया, एक पार्टिकल आपका यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, तो इसमें आपको कोई भी रेगुलरिटी नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब है कि जिन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में अरेंजमेंट में पार्टिकल्स के आपको रेगुलरिटी या पीरियोडिसिटी दिखाई देती है उनको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनमें आपको रेगुलरिटी या पीरियोडिसिटी नहीं दिखाई देती उनको बोलते हैं आप एमॉर्फस सॉलिड्स। सो ये फंडामेंटल चीज़ होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में। Solids which shows regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles is known as crystalline solids, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आइस, सोडियम मेटल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सभी चीज़ें जो होती है इन्हें आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कह के पुकार सकते हैं। इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है कि जिन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में आपको रेगुलरिटी या पीरियोडिसिटी नहीं दिखाई देती उनको आप एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं। ओके, उन्हें आप एमॉर्फस सॉलिड्स कह के पुकार सकते हैं। ओके, सो एमॉर्फस सॉलिड को हम दूसरे वर्ड्स में स्यूडो सॉलिड यानी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सॉलिड्स भी कहते हैं, जैसे कि रबर के पार्टिकल्स हो गए या फिर प्लास्टिक हो गया, फिर ग्लास हो गया, ये सब एग्जांपल है स्यूडो सॉलिड के, स्यूडो या फिर एमॉर्फस सॉलिड जिन्हें आप कह सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पूरा फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। So crystalline solids are classified into 4 types. First is a molecular solid, second is a ionic solid, third is a metallic solid, and last is a covalent network solid. So what do you mean by molecular solids? We already learned this concept. Molecular solids क्या होते हैं कि जिन solids में बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक पार्टिकल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि ये एक एटम हो गया, ये दूसरा आप कीजिए मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, इस तरह से मॉलिक्यूल में जब बॉन्डिंग होगी तो उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के भी 3 टाइप होते हैं, जैसे पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे जिनमें वेरी वीक डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास अगर Cl2 गैस है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन गैस है Cl2। ओके, सो Cl2 गैस हमारे पास है। अगर इस Cl2 को हमने ठीक से देखा तो हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है जो दूसरे क्लोरीन के एटम से बॉन्डेड है। इसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल इसके बाजू में होगा। दोनों क्लोरीन के एटम में बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। फिर इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इस दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करता है, जो हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, जिसे हम लंडन फोर्स कहते हैं। तो इस वीक लंडन फोर्सेस के वजह से ही ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन का टेम्परेचर बहुत कम कर दें, वैसे तो रूम टेम्परेचर में क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम बहुत कम कर दें या इसको हम ठंडा कर दें तो ये हमें सॉलिड में भी मिलता है।
वैसे ही एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि CO2 का। CO2 की भी सेम चीज़ है, मीथेन की भी सेम चीज़ है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको अगर हम ठंडा कर दे तो इनमें इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ही वीक लंडन या डिस्पर्शन फोर्सेस अराइज होते हैं, जिस वजह से हमें नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स मिलते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। सो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की हम जब बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे कि पोलर कंपाउंड्स इसमें हमें देखने हैं, जैसे कि HF मॉलिक्यूल हो गया या HCl मॉलिक्यूल हो गया। हम देखते हैं कि HF मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, वेराज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में अगर दो HF मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए तो ये HF मॉलिक्यूल में ये जो नेगेटिव चार्ज है और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से इनमें जो बॉन्ड होगा, इनमें जो बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग। और इस डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म हो गए या जो सॉलिड फॉर्म होंगे उन्हें हम पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स हम कहते हैं, जिनमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस। अगर हमारे पास कोई आइस का मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास H2O है, HOH, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा HO और H है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड की वजह से इनमें जो बॉन्ड अराइज होगा, जिसे हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दो मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल जो है, सॉलिड के पार्टिकल्स, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और उस वजह से जब कोई मॉलिकुलर सॉलिड फॉर्म होगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। ओके, सो ये हमारे मॉलिकुलर सॉलिड्स के 3 एग्जांपल हो गए। इसके अलावा हो गया हमारा आयोनिक सॉलिड, ये सेकेंड टाइप है। तो आयोनिक सॉलिड तो हमें पता है कि आयोनिक सॉलिड में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, या फिर KCl हो गया, NaCl, या फिर KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया। तो इसमें Na जो होता है वो मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल, या Na को हम कटायन बोल सकते हैं, Cl को हम अनायन बोल सकते हैं। सो कटायंस और अनायंस के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बनता है उन्हें हम आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का जो हमारा सॉलिड है वो मेटेलिक सॉलिड। ये एक अलग चीज़ है जो शायद पहले आपने नहीं पढ़ी होगी। तो मेटेलिक सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे हम आयरन का टुकड़ा ले ले या कॉपर ले ले या कोई भी मेटल ले ले, उसमें क्या खासियत होती है दोस्तों, अगर ये हमारे पास एक कोई स्क्वायर पार्ट है आयरन का, तो इसमें एक आयरन का सेंटर में Fe का एक कटायन होगा, और Fe ने अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ऐसे Fe के बहुत सारे कटायन होंगे, और इनमें जो स्पेस हमें दिख रही है उसमें इलेक्ट्रॉन लाइज करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे एक हमारा एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, ये मेटेलिक एटम्स है, सब कटायंस है, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ की, इसके बाजू में तो कोई अनायन नहीं, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे कहीं पे घूम रहे हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसके आजू बाजू में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये तो हो गया आपके कटायन, जिसे क्रिनल भी कहा जाता है, और ये हो गया आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं। ऐसे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मेटेलिक सॉलिड्स में ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसके कटायन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और अनायन तो नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सी में, क्रिनल में यहाँ पे घूमते रहते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो इन सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो इस तरीके की कंसेप्ट जो होती है उसे हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं। और इसके अलावा लास्ट हो गया आपका कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। सो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डायमंड। डायमंड की खासियत है, मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बन कार्बन कार्बन, सभी तरफ कार्बन होता है और कार्बन की ही बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सब बॉन्ड, अगर नॉन मेटल का बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। तो कार्बन 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 में सभी बॉन्ड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और आप चाहे डायमंड ले लीजिए या फिर ग्रेफाइट ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्पल्स है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के। सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉलिकुलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट। मॉलिकुलर फर्दर क्लासिफाइड इन नॉन पोलर मॉलिकुलर, पोलर मॉलिकुलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर एंड सो ऑन। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और
एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमने जो डेफिनेशन देखी थी वही हमें लिखनी है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली और पीरियडिकली ओवर द लॉन्ग रेंज। लंबी दूरी तक जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेंज में अरेंज होते हैं या एक पीरियडिकली अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड्स में, जैसे कि रबर ले लीजिए आप, या फिर प्लास्टिक, या फिर ग्लास, या फिर टार ले लीजिए, उनके जो एटम या पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब कटायंस, अनायंस, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर दूसरे एटम्स, तो ये सभी में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ये सब रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं, यानी सच्चे मुच्चे सॉलिड कहते हैं। इन्हें स्यूडो सॉलिड, स्यूडो का मतलब है हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी सॉलिड्स। सो दीज आर द ट्रू सॉलिड्स, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। यानी ग्लास को आज भी केमिस्ट्री में सॉलिड नहीं समझा जाता, प्लास्टिक को सॉलिड नहीं समझा जाता, उसे लिक्विड ही समझा जाता है। खाली उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली वो स्यूडो सॉलिड है, यानी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सॉलिड है। उसके बाद सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर आप देख ले कि सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप ले लीजिए कॉपर, Cu। सो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1089 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब है कि कॉपर मेल्ट होगा 1089 डिग्री सेल्सियस के पास, यानी शायद 1088 पे या 1087 पे उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा और 1091 या 92 पे उसका मेल्टिंग ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है मेटल्स का, यानी कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। लेकिन अगर हम सूडो सॉलिड यानी ग्लास का एग्जांपल ले, अगर हम सोचें कि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो देखो दोस्तों, अगर ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट हमने अगर 400 डिग्री समझ लिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्लास को गर्म करेंगे तो 400 डिग्री पे ही वो मेल्ट होगा। उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे हेज़ी लिक्विड जैसा बन जाएगा 350 डिग्री में। उसके बाद 350 आने तक वो थोड़ा बहने लगेगा, फिर 400 में वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब है इसका एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, इनके शार्प नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर अनआइसोट्रॉपिक। ओके, अभी आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक ये एक अलग कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक हमें देखना है। पहले देख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर छोड़ के आर अनआइसोट्रॉपिक। It means their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are different in different directions. Okay. Whereas in amorphous solids, their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are independent. वो depend ही नहीं करती different direction के ऊपर। और amorphous solid is called as isotropic solid। इसे हम isotropic कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम अनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है डिस्टिंग्विश का पॉइंट। आइस, NaCl, सोडियम मेटल, डायमंड एट्सेट्रा, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। यहाँ पे रबर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, पॉली का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ आइसोमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 2 or more substances having the same crystal structure। जब 2 से ज़्यादा substances का crystal structure सेम होता है, 2 or more substances having the same crystal structure and said to be isomorphous। iso का मतलब same, morphous का मतलब form, and the phenomenon is called as isomorphism। The constant atoms of isomorphous substances are in the same atomic ratio। The molecular formula and chemical properties of the isomorphous substance are also similar। इसका मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ पे हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि देखो दोस्तों, NaF एंड MgO, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम का हमें एक ही एटम दिख रहा है और फिर फ्लोरीन का एक ही एटम हमें दिख रहा है, मैग्नीशियम का एक ही एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन का एक ही एटम दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो रेशियो है वो है 1:1 रेशियो, यानी सोडियम 1
उसके साथ फ्लोरीन 1 या मैग्नीशियम 1 उसके साथ ऑक्सीजन 1। सो यहाँ पे 1:1 का रेशियो है। अगर हम नीचे का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें NaNO3 दिख रहा है। यहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट है, एक है सोडियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 1 सोडियम, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। सो रेशियो हमें मिलेगा यहाँ पे 1:2। सो यहाँ पे हमें रेशियो मिलेगा 1:2, 1:3। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को भी देखें तो यहाँ पे 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे भी रेशियो है 1:2, 1:3। सो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेशियोज इनके सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हो गए। ओके, सो जो हमने डेफिनेशन में लिखा था वही चीज़, द 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस। यानी सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, या फिर सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो उन दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैं। ओके, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है या पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस क्या होता है ये हम देखते हैं। इसे एलोट्रॉप भी कहा जाता है, लेकिन इसी बुक में आ गया कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉप्स एंड पॉलीमॉर्फस। सो तब हमें इसका डिस्टिंग्विश क्लियर करना होगा। शुरू में देखते हैं कि पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सिंगल सब्सटेंस दैट crystallizes in 2 or more form under the different condition is called as polymorphous. Poly means many, morphous means forms. देखिए दोस्तों, कोई भी सब्सटेंस क्रिस्टलाइज होता है तो पहले वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसके बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है। जैसे कि अगर आप शुगर इंडस्ट्री देखें तो वहाँ पे जो केन होता है उसका पहले जूस बनाया जाता है और उसके बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसे ठंडा किया जाता है और हमें शुगर के क्रिस्टल मिलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस ये वैसे ही प्रोसेस है जिसमें लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड्स में होता है। लेकिन अगर ये लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होते वक्त अगर सराउंडिंग डिफरेंट रही या डिफरेंट सिनेरियो में सर्कमटेंसेस में ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो हमें क्रिस्टल के फॉर्म या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इन्होंने हमें दिया है कि जैसे कार्बन में अगर बॉन्डिंग हो या कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग की वजह से हमें कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग की वजह से हमें डायमंड या फिर ग्रेफाइट ये कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सो डायमंड में भी 100% कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी 100% कार्बन होता है और फुलरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आप आगे पढ़ोगे, जिसका स्ट्रक्चर सीखोगे, उसमें भी 100% कार्बन होता है। लेकिन ये तीनों में कार्बन होने के वजह से भी लेकिन फिर भी तीनों में डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वेराज ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसे हम पेंसिल में यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कार्बन में से डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ग्रेफाइट ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सभी चीज़ें इस वजह से होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है, या फिर आप इसे कह लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी है। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का मतलब होता है सिंगल सब्सटेंस दैट क्रिस्टलाइजेस इन 2 और मोर फॉर्म अंडर द डिफरेंट कंडीशन। यानी कार्बन ही है लेकिन कार्बन का क्रिस्टलाइजेशन होते वक्त डिफरेंट कंडीशन होने की वजह से कुछ कार्बन का डायमंड बन गया और कुछ कार्बन का बन गया ग्रेफाइट। ओके, इसी का दूसरा एग्जांपल है कैल्साइट और अर्गोनाइट। ये दो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के दो फॉर्म हैं जिसे हम लाइमस्टोन भी कहा करते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस फॉर्म। उसके बाद ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें दिया है, ये शायद लास्ट टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट का। तो ये क्लासिफिकेशन हमें दिया है, इसे हम कंपैरेटिव स्टडी करके देख लेते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम सभी जानते हैं कि 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पार्टिकल्स आयोनिक सॉलिड में कौन से होते हैं, कटायंस एंड अनायन। जैसे कि NaCl में सोडियम के कटायन, क्लोरीन के अनायन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के कटायन और ऑक्सीजन के अनायन। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जैसे कि हमने अभी डायमंड का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें कार्बन का एटम जो होता है वो पार्टिकल होता है।
उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया या फिर Cl2 का एग्जांपल लिया, तो Cl2 का मॉलिक्यूल या वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पे पार्टिकल होता है। और मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको डायग्राम निकाल के एक बताई थी कि अंदर कटाइन या क्रिनल्स होते हैं और आजू बाजू में सब इलेक्ट्रॉन्स तैरते रहते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बहुत बड़ी जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो पार्टिकल होता है मेटेलिक सॉलिड्स का। उसके बाद इंटर पार्टिकुलर फोर्स, कटाइंस और अनाइंस में हम सब जानते हैं कटाइंस पे होता है प्लस चार्ज, अनाइंस पे होता है माइनस चार्ज, और दोनों में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वो प्लस माइनस की वजह से रहेगा, तो डेफिनेटली वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद अगर कोवैलेंट में देखें तो दोनों नॉन मेटल है या फिर एटम्स है, एटम्स के बीच में तो प्लस माइनस के चार्जेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो वो डेफिनेटली रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कभी स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, कभी वीक रहेगा, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, कभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा, कभी वीक वंडर वॉल फोर्सेस रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का मॉलिक्यूल है। और मेटेलिक सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कटाइन के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कटाइन फॉर्म करता है, तो मेटल का कटाइन और उसके आजू बाजू तैरते हुए इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, सो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम हार्डनेस। सो हार्डनेस में जब हम जाते हैं तो आयोनिक सॉलिड, जैसे कि आप अपने नज़र के सामने NaCl ले लीजिए। NaCl की हार्डनेस आपको कैसी लगती है? सो थोड़ा बहुत हार्ड होता है और अच्छा खासा ब्रिटल होता है। जो हम घर में खाते हैं वो नमक तो नहीं, लेकिन जो मोटा नमक मिलता है या जो हम क्रूड नमक बोलते हैं या क्रूड सॉल्ट बोलते हैं, उसे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वो हार्ड रहता है, समुंदर से मिलने वाला। सो हार्ड एंड ब्रिटल। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड वेरी हार्ड। आप सब जानते हैं कि डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सो कोवैलेंट सॉलिड इज़ वेरी हार्ड। मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही बहुत मुश्किल से करते हैं। जैसे आइस ले लीजिए आप, वो बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर में तो आइदर लिक्विड या गैस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, तो इसलिए वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। और लास्ट मेटेलिक सॉलिड्स, ये डिपेंड करता है मेटेलिक सॉलिड्स में। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एल्यूमिनियम जैसा मेटल है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, या फिर आयरन जैसा मेटल है तो वो बहुत हार्ड होता है। सो ये वैरी करता है, डिपेंड करता है किस तरीके के मेटल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये आपको रिमेंबर करना होगा 600 से 3000 आयोनिक सॉलिड्स में, कोवैलेंट सॉलिड्स में 1200 से 4000। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड में -272 से 4000, और उसके बाद मेटालिक सॉलिड्स में -39 डिग्री से 3400 डिग्री सेल्सियस तक उनका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज हो सकता है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो आता है थर्मल स्टेबिलिटी का। सो दोस्तों, आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो स्टेबिलिटी नहीं, कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो आयोनिक सॉलिड्स, अब आपके सामने नज़र के सामने NaCl ले लीजिए। NaCl में से आप करंट पास कर सकते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तब नहीं, लेकिन जब आप उसको पानी में डालेंगे या उसका कोई सोल्यूशन बनाएंगे तब। सो इसका मतलब है कि दे आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर, जैसे कि NaCl। अगर आप कार्बन या डायमंड का एग्जांपल लेंगे तो डायमंड ये अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, और ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर आप ये दो छोड़ दोगे तो बाकी बहुत से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, माफ़ कीजिए कोवैलेंट सॉलिड्स है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। बाद में मॉलिक्यूलर सॉलिड आर पुअर कंडक्टर। आप देखिए आइस या फिर किसी भी Cl2 या मीथेन का जो सॉलिड ब्लॉक होते हैं वो कभी करंट पास ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। और मेटेलिक सॉलिड के पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो एग्जांपल NaCl, CaF2, KCl, K2SO4, CaF2। ये CaF2 शायद रिपीट हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड इसका नाम है, ये रिपीट हो गया। इसके बाद आप कोवैलेंट सॉलिड में देख लीजिए, डायमंड आ गया आपका, सिलिका, क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, बोरॉन नाइट्राइड, ये सभी आपके कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। बाद में आइस, बेंजोइक एसिड, ड्राई आइस, सॉलिड मीथेन, ये सभी आपके होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मेटल्स तो आप सभी जानते ही हो, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। Au का मतलब है गोल्ड, पोटेशियम, लिथियम, आयरन, और इसके अलावा जो कोई मेटल आप जानते हो वो सभी। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया सॉलिड स्टेट का, जिसमें हमने
क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारी सभी नोट्स देखें। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप ये सभी नोट्स अपने हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मुझे पूछिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।